कल के लेक्चर में हमने पोटेंशियल एनर्जी पे डिस्कशन की थी और उसमें हमने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी का जनरल कंसेप्ट ये है कि हमने किसी फोर्स के मकसद के खिलाफ वर्क करना है। ठीक है, द वर्क डन अगेंस्ट द एम ऑफ अ फोर्स इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अगर ये वर्क हम जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के एम के खिलाफ करें, मतलब आपके साथ लेट सपोज ये अर्थ का सरफेस है और ये एक बॉडी है और हम इसको एक हाइट देनी चाहे और हम इस पे वर्क करें और वर्क होता है F इंटू डी और ये वर्क हम ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा mgh cos 180 और जिससे आपके साथ फार्मूला आ जाएगा -mgh और इसी वर्क को फिर हम कहते हैं कि ये बॉडी में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जीज जितने भी हैं वो सारे नेगेटिव कंसेप्ट्स हैं क्योंकि ये वर्क डन है अगेंस्ट द फील्ड। ठीक है, और इसमें एंगल हमेशा क्या बनता है, वो 180 बनता है। जैसे हमने कहा कि हर पोटेंशियल एनर्जी का अपना फार्मूला है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, वो mgh है आपके साथ। ठीक है, ये फार्मूला अर्थ के सरफेस पर या अर्थ के सरफेस से तकरीबन 100 मीटर्स के फासले तक ये फार्मूला एप्लीकेबल है क्योंकि इस फार्मूला में जो g है ये बजाते खुद वेरिएबल है। तो अगर हाइट बहुत ज्यादा होगा तो फिर g में चेंजेस आएंगी, g में चेंजेस आएंगी तो फिर आप या तो g का एवरेज लेंगे या फिर वहां पे आप सुपरपोजिशन थ्योरम जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को समझने से पहले ये बात क्लियर कर लें कि जब भी हम किसी क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं फिजिक्स में, तो या तो हम उस क्वांटिटी की मेजरमेंट एब्सोल्यूट मेथड से करते हैं। अगर हम किसी क्वांटिटी की मेजरमेंट करनी चाहे तो या तो हम वो क्वांटिटी की मेजरमेंट किस मेथड से करते हैं, एब्सोल्यूट मेथड से, और या हम उस क्वांटिटी की मेजरमेंट डिफरेंस के मेथड से करते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे फर्ज करें, आप कंसिडर करें कि आपने एक रॉड की लेंथ फाइंड करनी है और एक रूलर से रॉड की लेंथ फाइंड करनी है। उस रूलर का जो इनिशियल है वो आपके साथ 0 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो रहा है, तो इस केस में आप लिख लोगे कि L = 5 सेंटीमीटर। लेकिन आप कंसिडर करें कि इसी रूलर की आपने लेंथ फाइंड करनी है एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जो 2 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो रहा है और 7 सेंटीमीटर पर उसकी रीडिंग आ रही है। तो इस केस में आप जो है वो L फाइंड नहीं करेंगे, इस केस में आप डेल्टा L फाइंड करेंगे और 7 - 2 करेंगे जिससे आपके साथ 5 सेंटीमीटर आएगा। तो देखिए ये जो आपने मेजरमेंट की है लेंथ की, इसको हम कहेंगे कि वी हैव मेजर्ड द लेंथ बाय एब्सोल्यूट मेथड, और ये जो हमने मेजरमेंट जिस तरीके से की है इसको हम कहेंगे कि वी हैव मेजर्ड द लेंथ बाय अ मेथड ऑफ डिफरेंस। ठीक है, ये आप हर क्वांटिटी के साथ ये दो तरीके अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप इसको एब्सोल्यूट तरीके से मेजर कर सकते हैं या इसको बाय अ मेथड ऑफ डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। दोनों में मेन फर्क क्या है? तो जब भी आपके साथ रेफरेंस या कैलकुलेशन 0 से स्टार्ट होगा तो तब हम कहेंगे कि हम वो क्वांटिटी कैसे मेजर कर रहे हैं, एब्सोल्यूटली। और जब भी रेफरेंस या कैलकुलेशन 0 से स्टार्ट नहीं होगा तब हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, तब हमें मेथड ऑफ डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा और हमें फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा। तो देखिए आपके साथ जो है यही काम आप पोटेंशियल एनर्जी के साथ भी कर सकते हैं। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की मेजरमेंट करना चाहते हैं तो या तो आप ये मेजरमेंट एब्सोल्यूटली करेंगे
और या फिर आप जो है डिफरेंस के जरिए इसे मेजर करेंगे। तो अगर एब्सोल्यूटली आप उसे करते हैं तो उसे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और डिफरेंस के जरिए करते हैं तो फिर उसको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और उसके लिए भी यही बात जरूरी है, अगर आप कैलकुलेशन जो है एक ऐसे पॉइंट से लो जिसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो तो फिर उसे क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट। लेकिन अगर कैलकुलेशन ऐसे पॉइंट से ली जाए जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं थी तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अब ग्रेविटेशनल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी जीरो वाला पॉइंट कौन सा है? ग्रेविटेशनल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी जीरो वाला जो पहला पॉइंट है वो है प्लैनेट का सेंटर। प्लैनेट का सेंटर जो होता है वो किस पॉइंट पे होता है, वो आपके साथ जीरो पोटेंशियल पॉइंट पे होता है। लेकिन मसला ये है कि प्लैनेट के सेंटर तक हमारी पहुंच नहीं है तो हम इसको एज अ जीरो पोटेंशियल पॉइंट कंसीडर नहीं कर सकते। जो दूसरा जीरो पोटेंशियल पॉइंट है वो है सरफेस ऑफ प्लैनेट, ठीक है। अच्छा, सरफेस ऑफ प्लैनेट ये एक्चुअल जीरो पोटेंशियल नहीं है, ये कंसीडर्ड जीरो पोटेंशियल है और इसको भी हम कंसीडर नहीं कर सकते, जिसमें एक रीजन तो ये है कि ये एक्चुअल जीरो पोटेंशियल है नहीं, और दूसरा मसला ये है कि अर्थ पूरा स्फीयर भी नहीं है, तो कुछ सरफेस सेंटर के करीब है, कुछ सरफेस सेंटर से दूर है, तो इसलिए इस पॉइंट को भी जीरो पोटेंशियल कंसीडर नहीं कर सकते। तीसरा जो आपके साथ जीरो पोटेंशियल पॉइंट बनता है वो फिर आपके साथ बनता है इंफिनिटी पे, या एक ऐसे पॉइंट जो फील्ड से क्या हो, फील्ड से बाहर हो। तो हम किस पॉइंट को जीरो पोटेंशियल कंसीडर करेंगे, हम उस पॉइंट को जीरो पोटेंशियल कंसीडर करेंगे जो पॉइंट किस पे होगा, इंफिनिटी पे होगा। तो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे, कंसीडर करेंगे आपके साथ अर्थ है और ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, और आप एक बॉडी को इंफिनिटी से लेके आओ किसी पॉइंट पर, या उस बॉडी को उस पॉइंट से ले जाओ कहां तक, इंफिनिटी तक। तो मतलब एक पॉइंट आपके साथ किस पे आ जाएगा, एक पॉइंट आपके साथ जीरो पे आएगा। जब कैलकुलेशन आपकी जीरो से होगी तब आप इसे क्या कहोगे, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी और कुछ नहीं है, वर्क है, लेकिन उस पोटेंशियल एनर्जी को एब्सोल्यूट आप तब कहोगे जब एक पॉइंट क्या हो, जीरो हो। तो आपने कहना है कि द वर्क डन बाय ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट या फ्रॉम अ पॉइंट टू इंफिनिटी, ठीक है। तो इसको फिर इस पॉइंट पे क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हो कि ये अर्थ है और ये उसका ग्रेविटेशनल फील्ड है और एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, और आप बॉडी को ए से बी की तरफ ले जाएं, तो इसमें अब आपने एब्सोल्यूट का वर्ड यूज नहीं करना, इसमें अब आपने क्या कहना है कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई है, क्योंकि ना ए पे पोटेंशियल जीरो थी ना बी पे पोटेंशियल जीरो थी। तो सिंपल लॉजिक ये हुआ कि अगर दोनों पॉइंट्स फील्ड के अंदर है, अगर दोनों पॉइंट्स फील्ड के अंदर है, तो उस वक्त जो आप वर्क करोगे वो किसके इक्वल होगा, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। और एक पॉइंट फील्ड के अंदर है, दूसरा पॉइंट फील्ड से बाहर है, उस वक्त जब आप वर्क करोगे तो वो वर्क किसके इक्वल होगा, वो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, ठीक है। तो जब भी आपके साथ एक पॉइंट जो होता है वो जीरो पोटेंशियल पे होता है, तभी आपके साथ एब्सोल्यूट वर्ड यूज करने का इख्तियार है, अदरवाइज फिर नहीं है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स फील्ड के अंदर तो पोटेंशियल चेंज होगा, एक पॉइंट फील्ड के अंदर और दूसरा बाहर, तो फिर हम उसको एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। इसका जो फॉर्मूला है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, उसकी डिराइवेशन जरूरी नहीं है,
वो फॉर्मूला है माइनस जी एम ई एम बाय आर, ठीक है। और इसमें अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ पे फाइंड करें तो फिर वो फॉर्मूला आ जाता है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी एम ई एम बाय आर की जगह क्या पुट कर देते हैं, आर ई पुट कर देते हैं। इस फॉर्मूला के प्रूफ के लिए वो सुपरपोजिशन थ्योरम है और आखिर में ये रिजल्ट आ जाता है, वो प्रूफ जरूरी नहीं है आपका। यहाँ पे ये बात समझना जरूरी है कि ये जो प्रॉपर्टी है इसमें आपको कुछ पैरामीटर्स प्लैनेट के नजर आएंगे। मतलब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये प्लैनेट के मास पर और प्लैनेट के रेडियस पर डिपेंड करती है, और कुछ पैरामीटर्स आपको बॉडी के भी नजर आएंगे। मतलब ये एनर्जी सिर्फ प्लैनेट पर डिपेंड नहीं करती, साथ में ये एनर्जी बॉडी पर भी डिपेंड करती है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हम कहते हैं कि ये प्लैनेट प्रॉपर्टी भी है और साथ में ये बॉडी प्रॉपर्टी भी है। प्लैनेट प्रॉपर्टी भी है और बॉडी प्रॉपर्टी भी है। जिस प्लैनेट का मास ज्यादा होगा और रेडियस कम होगा उस प्लैनेट की एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी, और जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसकी भी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपके साथ ज्यादा होगी। तो ये प्लैनेट प्रॉपर्टी भी है और साथ में मास प्रॉपर्टी, बॉडी प्रॉपर्टी भी है। ये वो एनर्जी है कि ये एनर्जी आप किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस पे दे दो तो वो बॉडी अर्थ के सरफेस की तरफ वापस नहीं आएगी, क्योंकि वो बॉडी अर्थ के सरफेस से कहां तक पहुंच जाएगी, इंफिनिटी तक पहुंच जाएगी, ठीक है। सो अच्छा, ये जो है फिर एक दूसरी प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एक एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, एक एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। दोनों में फर्क ये है कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वर्क है और एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्क पर यूनिट मास है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हो, आप इसी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मास पे क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो, वर्क पर यूनिट मास। तो इसमें ये मास मास कैंसिल आउट हो जाता है, तो आपके साथ माइनस जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई रह जाता है। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला माइनस जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई, और ये जो आपके साथ रिजल्ट आया है ये सिर्फ प्लैनेट प्रॉपर्टी है। ये सिर्फ क्या है, सिर्फ प्लैनेट प्रॉपर्टी है, ये बॉडी प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब बॉडी का मास चाहे जितना भी हो उसके एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मूला बॉडी से इंडिपेंडेंट है और सिर्फ प्लैनेट पर डिपेंड करता है, तो इसलिए आप इसको कह सकते हैं कि ये प्लैनेट कांस्टेंट है। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, प्लैनेट कांस्टेंट है, जबकि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लैनेट प्रॉपर्टी तो है लेकिन प्लैनेट कांस्टेंट नहीं है। देखिए, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में वही फर्क है जो फर्क हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में है। हीट कैपेसिटी मटेरियल प्रॉपर्टी तो है, मटेरियल कांस्टेंट नहीं है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मटेरियल प्रॉपर्टी भी है, मटेरियल कांस्टेंट भी है। ये वही फर्क है जो फर्क रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में है। रेजिस्टेंस मटेरियल प्रॉपर्टी तो है लेकिन मटेरियल कांस्टेंट नहीं है, जबकि रेजिस्टिविटी मटेरियल प्रॉपर्टी भी है, मटेरियल कांस्टेंट भी है। तो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये प्लैनेट प्रॉपर्टी है लेकिन प्लैनेट कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि साथ में मास ऑफ द बॉडी पर भी डिपेंड करती है, और एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल प्लैनेट प्रॉपर्टी भी है और प्लैनेट कांस्टेंट भी है, ठीक है। और ये प्लैनेट के मास पर डायरेक्टली और प्लैनेट के रेडियस पर इनवर्सली डिपेंड करता है। इस मास पर यूनिट रेडियस को आप इनडायरेक्टली डेंसिटी कह सकते हो,
तो मतलब शॉर्टली आप कह सकते हो कि जिस प्लेनेट की डेंसिटी ज्यादा होगी उसका एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी आपके साथ ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि एक प्लेनेट है और लेट्स सपोज वो अर्थ है और अर्थ का एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल x है, एक दूसरा प्लेनेट है जो साइज में अर्थ जितना है लेकिन उसका मास जो है वो 16 टाइम्स है मास ऑफ अर्थ, तो उसका एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फिर क्या होगा, वो 16x होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपके साथ ये 16 टाइम्स बढ़ गया तो रिजल्ट भी क्या हो गया होगा, 16 टाइम्स बढ़ गया होगा। तो प्रोपोर्शनैलिटीज जो है उस पे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। मास के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, रेडियस के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है और g क्या है, g यहाँ पे कांस्टेंट है। इसके बाद आपके साथ एक टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है कि जो आप किसी बॉडी को दो और वो बॉडी अर्थ के सरफेस की तरफ वापस ना आए, वो बॉडी अर्थ के सरफेस को एस्केप कर जाए, ऐसी वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। लॉजिक सिंपल है इसका, देखिए कंसीडर करें कि ये अर्थ का सरफेस है और ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है। अगर हम एक बॉडी को काइनेटिक एनर्जी देकर उसे रिलीज करें तो एक हाइट पर वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, बॉडी रुक जाती है और वहां से वापस आना शुरू कर देती है। अगर हम इस बॉडी को इससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी दें तो वो ज्यादा हाइट कवर करेगी, पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर वापस आएगी। तो इसी तरह अगर हम काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाते जाए तो बॉडी की हाइट बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर हम बॉडी को काइनेटिक एनर्जी दें कितनी, जितनी उसकी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उतनी काइनेटिक एनर्जी हम उन्हें दे दे तो फिर वो बॉडी जाएगी और वापस नहीं आएगी। तो उस काइनेटिक एनर्जी में जो वेलोसिटी कंट्रीब्यूट करेगी उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। डिराइवेशन एस्केप वेलोसिटी की इसी फार्मूला से होगी, हाफ mv² इज इक्वल टू g MEN बाय RE, ठीक है। और इधर जो है आपके साथ mm कैंसिल और v की वैल्यू हो जाएगी 2g me बाय RE अंडर के रूट। यहाँ से भी आप देखें कि ये मास ऑफ द बॉडी पर डिपेंड नहीं करती एस्केप वेलोसिटी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी प्लैनेट प्रॉपर्टी है और साथ में ये प्लैनेट कांस्टेंट भी है, ठीक है, क्योंकि ये मास पर डिपेंड नहीं करती। अलबत्ता ये बात अलग है कि छोटी बॉडी को ये वेलोसिटी देंगे तो उसमें कम एनर्जी हमारी लगेगी, बड़ी बॉडी को यही वेलोसिटी देंगे तो उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। मतलब एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों बॉडीज की सेम नहीं होंगी, लेकिन वेलोसिटी दोनों बॉडीज की आपके साथ सेम होगी। और ये फार्मूला जो अर्थ के लिए हमने कैलकुलेट की है तो इससे वैल्यू आती है 11.3 किलोमीटर्स पर सेकेंड। और इसी में अगर आप थोड़ा सा रीपुटिंग कर लें और जरा न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन से GMEM बाय RE², यहां से अगर हम एक RE को इस तरफ ले आए तो RE into G is equal to GME बाय RE, और ये वैल्यू इसकी जगह पुट कर दें तो आपके साथ एस्केप वेलोसिटी का एक दूसरा फार्मूला आ जाता है जो कि है 2g RE, ठीक है। सो दोनों वेलोसिटी फार्मूलाज जो हैं उससे आपने जब वैल्यू फाइंड की तो वो 11.3 किलोमीटर्स पर सेकंड इसका आंसर आता है, ठीक है।
प्रोपोर्शनैलिटीज पे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि किसी प्लेनेट का मास 4 टाइम्स बढ़ गया और उसका रेडियस 4 टाइम्स कम हो गया, तो उसके एस्केप वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा? प्लेनेट का मास 4 टाइम्स बढ़ गया और रेडियस 4 टाइम्स कम हो गया, तो एस्केप वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा? तो वैसे तो प्लेनेट का मास अगर 4 टाइम्स बढ़ेगा और रेडियस 4 टाइम्स डिक्रीज होगा तो ये प्रोडक्ट 16 हो जाएगा, और 16 पे रूट 4 आता है, तो एस्केप वेलोसिटी उसकी क्या होगी? 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह प्रोपोर्शनैलिटी के आपके क्वेश्चन जो है वो पॉसिबल है। यहाँ पर अगर आप देखें तो वेलोसिटी की प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो रेडियस के साथ डायरेक्ट आती है, और यहाँ पे वेलोसिटी की प्रोपोर्शनैलिटी रेडियस के साथ इनवर्स आती है। तो क्या लगता है आपको कि अगर आपके साथ 2 प्लैनेट्स हों और एक का रेडियस कम हो, दूसरे का रेडियस ज्यादा हो, तो किसकी एस्केप वेलोसिटी ज्यादा होगी? इसको आप इस प्रोपोर्शनैलिटी से सॉल्व करोगे तो उससे मास पे भी डिपेंड है ऊपर वाला। हाँ, जिसका रेडियस ज्यादा है उसका व्यास तो सिर्फ मास आता है अर्थ आपने देखे, इसमें देखना होगा कि इन दोनों में कांस्टेंट क्या चीज है। ठीक है, साइज तो आपने चेंज कर दिया ना। ठीक है, अब साइज को चेंज किया, क्या डेंसिटी भी चेंज कर दी कि नहीं? मतलब ये बॉडी इससे इस पे कैसे आई? ठीक है, तो या तो ये बात है कि दोनों के मासेस सेम हो, दोनों के मासेस सेम हो। मतलब मिसाल के तौर पे एक प्लेनेट का साइज पहले इतना था, फिर वो प्लेनेट मिसाल के तौर पे हीट अप हो गया, वो हीट अप हो गया, उसका साइज क्या हो गया? बढ़ गया। तो हीट अप होने से तो मास तो सेम रहा ना। जब मास सेम रहा तो क्या चीज कांस्टेंट है? मास कांस्टेंट है। मास कांस्टेंट है तो अब आप कौन सा रिलेशन यूज करोगे? अब आप इनवर्स रिलेशन यूज करोगे। अच्छा, अगर मास भी चेंज हो, मतलब ये डिफरेंट प्लैनेट हो और ये डिफरेंट प्लैनेट हो, फिर आपने क्वेश्चन में देखना होगा कि रेडियस पे भी चेंज आया है और मास में भी चेंज आया है। तो फिर आपने देखा होगा कि मास में कितना चेंज आया है। रेडियस का चेंज तो आपको गिवन होगा, साथ में आपने मास का चेंज भी मालूम करना होगा, और फिर आपने दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज जो है उसमें यूज करनी होंगी। लेट्स सपोज आपसे कह दिया कि एक प्लैनेट था जिसका वॉल्यूम v था, और एक दूसरा प्लैनेट है जिसका वॉल्यूम 8v है, और उसका रेडियस 2r है और इसका रेडियस r है। इसकी एस्केप वेलोसिटी 10 थी, इसकी कितनी होगी? उस प्लेनेट का वॉल्यूम v था, रेडियस r है, एस्केप वेलोसिटी 10 थी। दूसरा प्लेनेट है, उसका वॉल्यूम 8v है, रेडियस 2r है, उसकी एस्केप वेलोसिटी क्या होगी? 40। और आप कंसीडर करें कि डेंसिटी दोनों प्लैनेट्स की सेम है, इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी सेम है। तो देखें, अगर वॉल्यूम 8 टाइम्स बड़ा है तो मास भी 8 टाइम्स बड़ा होगा ना। तो मास 8 टाइम्स बड़ा, रेडियस 2 टाइम्स बड़ा, तो ओवरऑल रेशो 4 के इक्वल आया, 4 पे अंडर रूट 2 के इक्वल आया। तो ये वेलोसिटी फिर आपके साथ कितनी होगी? ये वेलोसिटी आपके साथ 20 होगी।
ठीक है, क्योंकि देखिए आपके साथ वॉल्यूम अगर 8 टाइम्स बढ़ गया और डेंसिटी क्या है, डेंसिटी सेम है, तो देखिए फॉर्मूला डेंसिटी का क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो फिर मास इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम 8 टाइम्स बढ़ गया मतलब मास भी 8 टाइम्स बढ़ गया, तो मास 8 टाइम्स बढ़ा, रेडियस डबल हो गया, तो आप इधर 8m लिखेंगे, इधर 2r लिखेंगे, डिवीजन से 4 आ जाएगा और 4 पे अंडर रूट 2 आ जाएगा, मतलब टर्मिनल स्पीड जो है, एस्केप स्पीड क्या हो जानी चाहिए, वो डबल हो जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके साथ जो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, उसमें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है। कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो नियर फ्यूचर में डिप्लीट हो जाएंगे, तो उसको हम नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो नियर फ्यूचर में डिप्लीट नहीं होंगे, तो वो रिन्यूएबल है। अब जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एक रिन्यूएबल सोर्स है, जियोथर्मल एक रिन्यूएबल सोर्स है, सोलर एक रिन्यूएबल सोर्स है, विंड एनर्जी एक रिन्यूएबल सोर्स है, न्यूक्लियर फिजन नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। तो वो एनर्जी जो नियर फ्यूचर में डिप्लीट हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अब लेट्स सपोज आपके साथ जो है पेट्रोलियम एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, या आपने जो है कुछ एनर्जी कोल से लेनी है, कोयले से लेनी है, वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। यूरेनियम से जो आपने एनर्जी लेनी है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। और इस तरह जियोथर्मल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, अर्थ की हीट से आप एनर्जी लेते हैं और उसमें पानी भेजा जाता है अर्थ के क्रस्ट की तरफ, वहाँ वो स्टीम में कन्वर्ट होता है और उस स्टीम से फिर टरबाइन को चलाया जाता है। तो जब तक सन होगा अर्थ की हीट एनर्जी बरकरार रहेगी और वो उससे आप फायदा लेते रहेंगे। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो हैं जो नियर फ्यूचर में डिप्लीट नहीं होते, नॉन रिन्यूएबल वो है जो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। नाम सब कर दें।